हेलो दोस्तों। आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। इम्पॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ इस वीडियो को? बिकॉज इस वीडियो से आपका जो एस ब्लॉक का रिएक्शन वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, हर एक बात को अच्छे से नोट डाउन करना। आई होप कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो मुझे नहीं लगता आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छे से चीज़ों को समझना और कंप्लीट वीडियो को देखना। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा एस ब्लॉक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। गुड इवनिंग आप सभी को। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा एस ब्लॉक का नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हमें एस ब्लॉक के ट्रेंड्स के बारे में पढ़ना है। ट्रेंड्स में सबसे पहले, जैसा मैं बताता हूं, सबसे पहले तो ये जानते हैं कौन से ट्रेंड्स को हमें यहां समझना होगा। तो एस ब्लॉक के ट्रेंड्स की अगर बात करें तो तीन चीजों का हमें यहां पर ट्रेंड देखना है। वो तीन चीजें क्या क्या है हमारे पास? वो तीन चीजें हैं, सबसे पहले थर्मल स्टेबिलिटी। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में थर्मल स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, क्या ट्रेंड होगा, सबसे पहले तो ये देखना है हमें। उसके बाद हम देखेंगे लेटिस एनर्जी का, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में लेटिस एनर्जी का क्या ऑर्डर रहता है। और तीसरी चीज, तीसरा ट्रेंड हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी का। ये तीन ट्रेंड्स हमें क्या करने हैं, आज समझने हैं। इन तीनों ट्रेंड्स के ऑर्डर को आज हमें समझना है। इन तीनों ट्रेंड्स के ऑर्डर पे अगर तुम एस ब्लॉक के सवालों को देखो तो 60 to 70% सवाल जो हैं वो एस ब्लॉक में इन ट्रेंड्स के ऊपर ही पूछे गए। क्यों ये ट्रेंड्स इतने इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी को जानते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी के हिसाब से ही हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को भी लिख सकते हैं। और अगर सवाल सीधा थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे आ जाए तो वो सवाल भी हमारा बन जाएगा। सिमिलरली अगर लेटिस एनर्जी का हमें जानकारी है तो लेटिस एनर्जी के जानकारी से हमें क्या करता है, हम रफ आइडिया ले लेते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मेल्टिंग पॉइंट का। तो अगर मेरे पास सवाल आता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताएं तो मैं उस सवाल को भी कर सकता हूं। और अगर मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर का सवाल आ जाए तो मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर को भी यहां से हम क्या कर सकते हैं, रफली कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर ट्रेंड से सवाल इस ब्लॉक में बहुत ज्यादा पूछे गए। इसका कारण यह है कि इन कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। अब इन तीनों कॉन्सेप्ट्स की अगर मैं यहां बात करूं, थर्मल स्टेबिलिटी, लेटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी, इन तीनों को अगर देखें तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, ये तीनों फैक्टर्स एक्चुअल में डिपेंड करते हैं बॉन्ड के ऊपर। उस कंपाउंड के अंदर बॉन्ड कैसा है, उस बॉन्ड के ऊपर एक्चुअल में डिपेंड करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, लेटिस और सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझो। हर एक बॉन्ड जो भी बनता है केमिस्ट्री में, हर एक बॉन्ड के अंदर कुछ परसेंट तो आयोनिक कैरेक्टर होता है और उसके साथ साथ कुछ परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अब ये जो परसेंटेज आयनिक और परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर है, एक्चुअल में ये परसेंटेजेस डिसाइड करती हैं कि उस सब्सटेंस की स्टेबिलिटी कैसी होगी, उस सब्सटेंस का लेटिस एनर्जी क्या होगा और उस सब्सटेंस का पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होगा। कैसे ये दोनों परसेंटेज गवर्न करती है इन तीनों फैक्टर्स को, इस बात को समझो सॉल्युबिलिटी की मदद से। जैसे मान लीजिए मुझे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर को कंपेयर करना है, पानी के अंदर किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इस चीज को कंपेयर करना है। तो पानी के अंदर वो मॉलिक्यूल ज्यादा सॉल्युबल होंगे जिनके अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो अगर मुझे डिफरेंट बॉन्ड्स के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर पता है तो उसी की मदद से क्या मैं सॉल्युबिलिटी नहीं निकाल सकता? क्या इसी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की मदद से मैं जानता हूं जितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है जनरली उतना मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को भी निकाल सकते हैं। आगे जाके हम देखेंगे लेटिस एनर्जी भी यहीं से निकल जाएगी और सॉल्युबिलिटी भी हम इस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की मदद से निकाल सकते हैं।
तो एक्चुअल में हमें यहां पर क्या करना है, बॉन्ड का एनालिसिस करना है और ये जानना है कि उस बॉन्ड के अंदर कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है और कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ट्रेंड्स को समझने के लिए हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो बॉन्ड को एनालाइज करेंगे। डिफरेंट कंपाउंड्स जो एस ब्लॉक के बनते हैं, उन कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है, इन बॉन्ड्स का ही हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। और ये बॉन्ड का जो एनालिसिस होगा ये हम दो पार्ट्स में करेंगे। बॉन्ड का जो ये एनालिसिस है ये दो पार्ट्स में किया जाएगा। एक तो एनालिसिस होगा सबसे पहला क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप लोग जानते हैं हम कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते, डिफरेंट कंपाउंड्स को आपस में कंपेयर करते हैं कि किस कंपाउंड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और किस कंपाउंड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कम है। हम रिलेटिव जब चीजों की बात करते हैं तब हम एनालिसिस करते हैं क्वालिटेटिव की फॉर्म में। दूसरा एनालिसिस हम यहां पर करेंगे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज को डिटरमाइन करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यूज की यहां पर बात की जाती है, एब्सोल्यूट वैल्यूज की यहां पर बात की जाती है। तो सबसे पहले तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस हम किसकी मदद से करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम करेंगे फजान्स रूल की मदद से। आप लोगों को याद हो तो फजान्स रूल ने ही हमारी मदद की थी सबसे स्टार्टिंग में परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर को निकालने के लिए एक आयोनिक बॉन्ड में। फजान रूल में जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सारे आयोनिक होते हैं और उन्हीं आयोनिक बॉन्ड के अंदर हमें क्या करना होता है, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं फजान्स के अंदर। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का थोड़ा सा पोर्शन हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में भी स्टार्ट हो जाता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अगर आपको याद हो तो आपने हेनी स्मिथ इक्वेशन को पढ़ा था। यहां पर आपने एक हेनी स्मिथ इक्वेशन को पढ़ा था। आप लोगों को याद हो तो हेनी स्मिथ इक्वेशन में भी हम क्या करते थे, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करते थे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। वहां पर हम क्या कहते थे, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर किसके बराबर होगा, 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का स्क्वायर। यहां पर भी हमने क्या किया था, एग्जैक्ट वैल्यू निकाली थी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की। ये काम तो हम पीरियोडिक में कर चुके हैं। अब एस ब्लॉक में क्या करेंगे, हम एस ब्लॉक में फिर से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को निकालेंगे, लेकिन अब डाइपोल मूवमेंट की मदद से। डाइपोल मूवमेंट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, यहां पर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे। तो हम दो तरीके से क्या करेंगे, ट्रेंड्स को समझने का ट्राई करेंगे। क्वालिटेटिव में क्या करेंगे, फजान्स रूल को पढ़ेंगे और क्वांटिटेटिव में क्या करेंगे, डाइपोल मूवमेंट की मदद से परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर को निकाल लेंगे। और अगर मुझे कंपाउंड में ये निकालना आ गया कि किस कंपाउंड में परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, किस में कम है, तो उसकी मदद से सारे के सारे ट्रेंड्स के ऑर्डर तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पर शुरुआत करते हैं हमारे बॉन्ड एनालिसिस की क्वालिटेटिव की फॉर्म में। सबसे पहला टॉपिक जो यहां पर हम देखेंगे वो होगा फजान्स रूल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से हर एक चीजों को सुनना, बहुत सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो की मदद से। तो स्टार्ट करें फजान्स रूल को। तो सबसे पहले फजान्स रूल का काम क्या है, इस बात को जानते हैं। फजान्स रूल एक्चुअल में क्या करेगा, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कैलकुलेट करेगा किसके अंदर, आयोनिक बॉन्ड में। फजान्स रूल में जितने भी बॉन्ड्स को हम एनालाइज करेंगे वो सारे बॉन्ड्स कौन से होंगे, आयोनिक बॉन्ड। और अभी अभी मैंने कुछ देर पहले कमेंट भी किया था, ये बात भी बोली थी कि हर एक बॉन्ड में कुछ परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कुछ परसेंट आयोनिक। तो फजान्स क्या करेगा, आयोनिक बॉन्ड में कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर है इस चीज को कंपेयर कराने में मदद करेगा। इसके अंदर जितने भी बॉन्ड्स होंगे फजान्स के अंदर, वो सारे कौन से बॉन्ड्स हैं, आयोनिक बॉन्ड। और हमें पता है आयोनिक बॉन्ड या फिर कहूं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन केवल किनके बीच में होती है, आयंस के बीच। और आयंस की बात करें तो आयंस दो तरीके से हो सकते हैं। आयंस हो सकते हैं या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, और अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो इसे हम बोलते हैं कैटायंस।
या फिर आयन हो सकता है नेगेटिवली चार्ज हो, और नेगेटिवली चार्ज आयन को हम बोलते हैं एनायन। तो यहां पर दो तरह की स्पीशीज हो सकती है, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, और अगर किसी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी ने हमें बताया था पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से Z इफेक्टिव बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज घट जाता है। तो यहां पर कैटायन का साइज कम होगा पेरेंट स्पीशीज से हमेशा। अब साइज कम है और चार्ज ज्यादा, साइज कम हो और चार्ज ज्यादा, तो हम कह सकते हैं चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। जैसे नॉर्मल हम डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी को हम क्या लिखते हैं, डेंसिटी लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। इसी तरीके से हम एक और डेंसिटी को यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कैटायन की फॉर्म में क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज अपॉन साइज। साइज के बजाय यहां पर एग्जैक्टली अगर लिखूं तो वॉल्यूम भी लिख सकता हूं, पॉजिटिव चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये क्या होगा, चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर अगर देखें तो साइज घट गया, साइज घटने का मतलब है वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम कम हुआ तो इस बात का सीधा सा मतलब है डेंसिटी तो बढ़ जाएगा ना। डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के तो इनवर्सली होता है। तो यहां पर साइज जैसे ही घटता है चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, और वो स्पीशीज जहां पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है उन्हीं स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, हार्ड स्पीशीज। वो स्पीशीज जहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है उन्हीं स्पीशीज को क्या बोलते हैं, हार्ड स्पीशीज। तो फजान ने एक्चुअल में इन कैटायंस को ही क्या बोला, हार्ड स्पीशीज। दूसरी तरफ एनायन की अगर बात करें तो एनायन वो स्पीशीज हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, और नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर आता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ती है, और रिपल्शन बढ़ने से Z इफेक्टिव घट जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कहीं पे कम हो गया, न्यूक्लियस का होल्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कम हो गया, तो वहां पर साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ने का मतलब है वॉल्यूम बढ़ना, और वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी घट जाएगा। तो इन स्पीशीज में क्या होगा, चार्ज डेंसिटी बहुत कम, और वो स्पीशीज जहां पर चार्ज डेंसिटी कम है उन स्पीशीज को ही क्या बोलेंगे हम आगे जाके, सॉफ्ट स्पीशीज। तो बेसिकली फजान में हमें क्या करना है, इंटरैक्शन को समझना है एक हार्ड स्पीशीज का सॉफ्ट स्पीशीज के साथ, एक कैटायन का एक एनायन के साथ इंटरैक्शन को हमें समझना है। तो फजान का बेस यहां पर मैंने समझाया है कि ये बात याद रखना, फजान के बेस में ये एक्चुअल में परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपेयर कराएगा। किसके अंदर ये कंपैरिजन होगा, आयोनिक बॉन्ड्स के अंदर। अगर बॉन्ड आयोनिक है तो वो कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। तो यहां पर बेसिकली कैटायन और एनायन के इंटरैक्शन को देख रहे हैं। तो अब यहां पर बेस तो समझ में आ गया, अब एक्चुअल में किस तरीके से फजान वर्क करता है इस बात को समझो। फजान की अगर बात करें तो फजान ने यहां पर क्लियर किया है कि एक कैटायन होगा और एक एनायन, बिकॉज आयोनिक बॉन्ड है यहां पर, तो एक कैटायन हम लेकर चलेंगे और एक एनायन। तो यहां पर एक X प्लस कैटायन लिया, दूसरी तो तरफ हमने यहां पर Y माइनस एनायन लिया। अब क्योंकि कैटायन है तो इसका साइज कम होगा, साइज कम होने का सीधा सा मतलब कह रहे हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इसके न्यूक्लियस का होल्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत स्ट्रांगली खींचेगा। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, साइज छोटा होने की वजह से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना ज्यादा खींचेगा कि अगर इस कैटायन के बगल में कोई एनायन है तो ये न्यूक्लियस उस एनायन की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। और जैसे ही एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगी तो यहां पर क्या होगा, एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिस्टॉर्शन हो जाएगा, वो स्फेरिकल नहीं रहेगी, वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, डिस्टॉर्शन आ जाएगा। अब एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ये डिस्टॉर्शन आया ही क्यों, ये डिस्टॉर्शन इसलिए आया क्योंकि एनायन का साइज ज्यादा था। एनायन का जो ये रेडियस होगा, रेडियस से मेरा मतलब क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो ये डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा, ये बहुत ज्यादा रहा होगा। और अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पर न्यूक्लियस का होल्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कम रहा होगा।
तो कैटायन का न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आसानी से डिस्टॉर्ट करा लेगा। और कुछ टाइम के बाद आप लोग क्या नोटिस करोगे कि कैटायन ने इतना ज्यादा एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लिया कि कुछ टाइम के बाद यहां पर एनायन और कैटायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप करना शुरू कर देगी। तो इनिशियली मेरे पास क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज का स्पीशीज था, एक कैटायन था और एक एनायन था। तो इनिशियली हमारे पास प्योरली एक आयनिक बॉन्ड था, लेकिन कैटायन ने क्या किया, यहां पर एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचकर यहां पर ओवरलैपिंग क्रिएट कर दी। और कहीं पर भी ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग से आप लोग जानते हैं यहां पर क्या होगा, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो फजान ने कहा कि अगर कहीं पर भी आयनिक बॉन्ड बना है तो वहां पर कैटायन और एनायन होंगे, और कैटायन का छोटा साइज होने की वजह से वो एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा। और एनायन क्यों अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने दे रहा है, बिकॉज एनायन का साइज बड़ा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टॉर्ट होने के बाद क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी और इस आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, कुछ परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो यहां पर दो काम किए, कैटायन ने पहले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचा और कैटायन की एबिलिटी को, कैटायन की इस एबिलिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने की एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। कैटायन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचा और कैटायन की इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर या फिर आयोनिक पोटेंशियल ऑफ कैटायन, या फिर इसी को आयोनिक पोटेंशियल ऑफ कैटायन भी बोलते हैं और इसे साइज से रिप्रेजेंट करते हैं। यह आयोनिक पोटेंशियल किसके बराबर होगा, यह आयोनिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज अपॉन साइज के बराबर होता है। ये जो आयोनिक पोटेंशियल है वो पॉजिटिव चार्ज अपॉन साइज के बराबर है। एक्चुअल में क्या है, कुछ नहीं है, बस ये एबिलिटी है कैटायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने की। दूसरी तरफ एनायन की अगर बात करें तो एनायन ने क्या किया, एनायन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट होने दिया और एनायन की इस एबिलिटी को हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी में एनायन ने क्या किया है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट होने दिया। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन या फिर पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। अब इस बात का ध्यान रखना कि कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा एक आयनिक बॉन्ड में जितना ज्यादा ये ओवरलैपिंग रीजन है। और ये ओवरलैपिंग रीजन कब ज्यादा होगा, जब कैटायन ज्यादा खींचे। और कैटायन कब ज्यादा खींचेगा, जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो। तो अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो कैटायन ज्यादा खींचेगा, यानी कि ओवरलैपिंग रीजन ज्यादा होगा, तो वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा। तो पोलराइजिंग पावर कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी तरफ अगर एनायन की बात करूं तो अगर एनायन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इजीली डिस्टॉर्ट होने दे तब भी ज्यादा ओवरलैपिंग रीजन होगा, और अगर एनायन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इजीली डिस्टॉर्ट होने दे रहा है तो इस बात का सीधा सा मतलब है एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। और अगर एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा एनायन का, तो भी तब भी यहां पर क्या होगा, ओवरलैपिंग रीजन ज्यादा होगा और उसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो पोलराइजिंग पावर भी कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोलराइजेबिलिटी भी कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों चीजें कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ाएंगी। तो यहां से आई होप आप ये बात समझ चुके हैं कि कभी भी आयनिक बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर का होगा। इस बात को फजान ने यहां पर पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेटिवली कैसे हमें पता लगाना है कि किस कंपाउंड में परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने वाला है और किस में कम होने वाला है, इस चीज को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर फैक्टर्स की बात करें हम यहां पर, तो फैक्टर्स कैटायन के लिए कुछ अलग फैक्टर्स चलेंगे और एनायन के लिए अलग से फैक्टर्स होंगे। दोनों के लिए हमें फैक्टर्स को समझना है, कैटायन और एनायन। दोनों स्पीशीज के लिए हम फैक्टर्स को क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज फजान ने परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर निकाला है आयनिक बॉन्ड के अंदर,
और आयनिक बॉन्ड के अंदर कैटायन भी होगा और एनायन भी, दोनों स्पीशीज होंगी। तो फैक्टर्स दोनों के लिए ही पढ़ेंगे हम। सबसे पहले फैक्टर की अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहला फैक्टर जो यहां पर हम पढ़ेंगे वो फैक्टर है साइज का। साइज के फैक्टर को अगर कैटायन के केस में देखें तो मान लीजिए यहां पर मेरे पास दो कैटायन है। एक कैटायन मैंने यहां पर ये ले लिया और एक थोड़ा बड़ा साइज का कैटायन यहां पर लिया हमने, दो कैटायन लिए। अब इस कैटायन की बॉन्डिंग हम देख रहे हैं सेम एनायन X माइनस के साथ, और यहां पर भी इस कैटायन की बॉन्डिंग को देख रहे हैं X माइनस के साथ। तो यहां पर एनायन तो सेम है लेकिन कैटायन डिफरेंट है। अब अगर यहां पर मैं पोलराइजिंग पावर की बात करूं, किस केस में पोलराइजिंग पावर अधिक होगा, तो फर्स्ट केस में मैं जानता हूं साइज छोटा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच ये जो डिस्टेंस होगा ये भी कम होगा, ये दूरी कम होगी। तो अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच डिस्टेंस कम है तो न्यूक्लियस का जो फोर्स है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा लगेगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा लगेगा तो ये X माइनस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा खींचेगा। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया। ये गैप अगर बढ़ गया तो इस न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर उतना ज्यादा नहीं लग पाएगा। तो अगर मैं दोनों की कंपैरिजन करूं, फर्स्ट कैटायन और सेकंड कैटायन का, तो सिमिलरली यहां पर सिंपल सा आंसर आएगा कि पोलराइजिंग पावर फर्स्ट कैटायन का ज्यादा होगा सेकंड के कंपैरिजन में। एक सिंपल सा आंसर होगा, फर्स्ट कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उसका साइज छोटा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच गैप कम है। तो यहां से अगर मैं पोलराइजिंग पावर और साइज का रिलेशन देखूं तो पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कैटायन के। साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और हम जानते हैं जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होने वाला है, ज्यादा। दूसरी तरफ एनायन के लिए अगर साइज के फैक्टर को देखें तो अब क्या करते हैं, हम कैटायन को फिक्स रखते हैं। कैटायन हमने दोनों केसेस में लिया A+। अब एक केस में हमने एनायन लिया इस साइज का और दूसरे केस में एनायन के साइज को बढ़ा दिया। अब एनायन को क्या करना है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट होने देना है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड एनायन की बात करूं तो किस एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट कराना आसान है? अगर मैं ये पूछूं तो आप सब आंसर करेंगे सेकंड केस में। सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट कराना आसान क्यों है? क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है, तो न्यूक्लियस का होल्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कम है। तो अगर एनायन के न्यूक्लियस का होल्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कम है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट कराना आसान होगा, जबकि यहां पर न्यूक्लियस का अच्छा खासा होल्ड होगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। इस न्यूक्लियस की, इस एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट कराना उतना आसान नहीं होगा। तो अगर मैं यहां पर पोलराइजेबिलिटी की बात करूं, पोलराइजेबिलिटी क्या था, कितनी आसानी से एनायन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट होने दे रहा है, तो पोलराइजेबिलिटी सेकंड केस में ज्यादा होगी फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो यहां से अगर मैं पोलराइजेबिलिटी के ऑर्डर को देखूं तो पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज ऑफ एनायन के। जितना बड़ा एनायन उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, और जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। तो सबसे पहले फैक्टर में आपको साइज का ध्यान रखना है। साइज कैटायन का तो छोटा होना चाहिए, एनायन का बड़ा होना चाहिए, तब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे पहला फैक्टर हो गया। अब सेकंड फैक्टर की अगर यहां पर बात करें तो सेकंड फैक्टर और सबसे डोमिनेंट फैक्टर होता है चार्ज का। सेकंड फैक्टर की अगर बात करें तो चार्ज का फैक्टर है और यही सबसे डोमिनेंट फैक्टर है। कभी भी आपको अगर कंपाउंड्स दे दिए जाए और पूछा जाए कि कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालें तो सबसे पहले तो आपको चार्ज निकालना है, उन डिफरेंट कंपाउंड्स में कैटायन और एनायन के ऊपर कितना चार्ज है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा चार्ज का।
चार्ज की अगर बात करें तो कैटायन के केस में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा कैटायन पे तो हम जानते हैं उसका साइज उतना ही कम हो जाएगा, और साइज जितना कम कैटायन का तो अभी पीछे देखा है उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। तो अगर कैटायन की बात करें तो कैटायन के केस में जितना चार्ज ज्यादा उतना पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और उसी हिसाब से कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। अगर एनायन की बात करें तो एनायन के केस में जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज के केस में जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता है उतना रिपल्शन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिपल्शन बढ़ने की वजह से साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ने से एनायन के केस में पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्टॉर्शन बढ़ जाता है, और डिस्टॉर्शन बढ़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां से सेकंड हमारा डोमिनेंट फैक्टर क्या था, चार्ज का। अगर इसकी बात करूं तो अगर कैटायन पे चार्ज ज्यादा तब भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, एनायन पे चार्ज ज्यादा तब भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहां पर पहले दो फैक्टर्स खत्म हुए, एक साइज का, दूसरा चार्ज का। कौन सा डोमिनेंट है इस बात का ध्यान रखना, चार्ज सबसे पहले निकालेंगे। अब एक तीसरा फैक्टर भी होता है, ये फैक्टर केवल कैटायन के लिए है, एनायन के लिए नहीं है। ये तीसरे फैक्टर को हम तब यूज करेंगे जब डिफरेंट कैटायन के ऊपर चार्ज सेम आ जाए, तब हम इस तीसरे फैक्टर को यूज करेंगे। तीसरे फैक्टर में एक्चुअल में क्या किया है हमने, कैटायंस को कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तीन पार्ट्स में बांट दिया है। कैटायंस को हमने क्लासिफाई किया है कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। कैटायन हम लोग जानते हैं कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जब वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तो वो बनता है कैटायन। अब वो पॉजिटिव चार्ज की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जब ये कैटायन बनता है तो इस कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन तीन तरीके से हो सकती है। हो सकता है इस कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन बन जाए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, हो सकता है इस कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट हो जाए सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में, या फिर हो सकता है इस कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट हो जाए नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में। तो कैटायन को अगर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बांटे तो कैटायन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के भी हो सकते हैं, सूडो इनर्ट गैस के, पीएनजी पीआईजी भी बोलते हैं इसे, या फिर वो हो सकते हैं नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के, एनआईजी कॉन्फ़िगरेशन के भी हो सकते हैं। सबसे पहले इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के कैटायंस की बात करूं तो जनरली S और P ब्लॉक के जो कैटायन होंगे वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाना पसंद करते हैं। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है जब हमारे पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी किस तरीके से होंगे, S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके अलावा P में 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर 8 हो जाएंगे। गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये कैटायन स्टेबल हो जाएगा। जनरली कौन से कैटायन शो करेंगे, S और P ब्लॉक के कैटायन। एग्जांपल की अगर बात करूं तो एग्जांपल आप बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे सोडियम प्लस आयन है, Mg2 प्लस आयन है, इसके अलावा एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन है, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे कैटायंस के जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैटायन भी होते हैं जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बजाय सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले कौन से कैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये होंगे जनरली डी ब्लॉक के कैटायंस। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप कहेंगे 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये स्पीशीज स्टेबल कैसे हुई। अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो एग्जांपल से इसकी स्टेबिलिटी को आप समझ सकते हैं। एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक डी ब्लॉक के एलिमेंट जिंक का। जिंक के अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जिंक के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस वो है 3d10 4s2। लेकिन हमें पता है जिंक स्टेबल बनता है सॉल्यूशन के अंदर। जब भी जिंक स्टेबल होता है तो जिंक स्टेबल होता है जब वो जिंक 2+ आयन की फॉर्म में चला जाए।
Zn2+ की फॉर्म में जिंक स्टेबल होता है। Zn2+ की फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब है कि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तभी तो वो Zn2+ में जाएगा। तो जिंक ने अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो हम जानते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, 4s के। तो अब अगर जिंक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखें तो जिंक के पास 3d में 10 इलेक्ट्रॉन बचे। इसके अलावा उसके पास 3p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3s में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो सबसे ज्यादा भारी शेल में, जो सबसे भारी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें ही बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब भारी शेल कौन सा है, थर्ड शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा कौन सा शेल है सबसे भारी, 3, थर्ड शेल है। और थर्ड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, s में 2, p में 6 और d में 10। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये स्टेबल क्यों हुआ, इसके स्टेबल होने का कारण है कि d में आपका यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल हो चुके हैं, और कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल होंगे तो वहां पर मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी होगा, और मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी की वजह से वो सबसे स्टेबल स्पीशीज बन जाती है। तो यहां पर डी ब्लॉक के जो कैटायंस होंगे वो जनरली सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के अलावा हमारे पास कुछ ऐसे कैटायन भी होंगे जो नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। ये कौन से कैटायन होंगे, ये वो कैटायन होंगे जिनके ऊपर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। वो कैटायन जिनके ऊपर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है वो नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो टोटल हमारे पास 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में। अब फिर से वही सवाल आएगा कि 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए। यहां पर अगर 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन करूं तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्पीशीज शो कर रहे हैं जिनके ऊपर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगा। और अगर आप लोगों को इनर्ट पेयर इफेक्ट याद हो तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में एक्चुअल में क्या होता है, ये जो s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, यानी कि ये जो s के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अब रिमूव नहीं हो पाएंगे। और क्योंकि s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो रहे, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम शब्द को यूज करते हैं पेयर, 2 के लिए हम यूज करते हैं पेयर शब्द को। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इनर्ट हो गए, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की बजाय हम क्या बोलते हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, इनर्ट। इसीलिए इस इफेक्ट का नाम जो होता है वो होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर इनर्ट हो चुके हैं। और अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में 2s के इलेक्ट्रॉन्स भी अगर रिमूव ना हो तो पहले से ही हमारे पास 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो थे ही, उसके अलावा 2s के भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो पाए, तो यहां पर क्या होगा, 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। इसके एग्जांपल्स की अगर बात करूं तो इसके एग्जांपल कौन से होंगे, वो एलिमेंट्स जो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं कौन से हैं, ये हमारे पास Tl है, Pb है और Bi है। ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है। इन तीनों एलिमेंट्स के ऊपर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा और ये नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्रेफर करेंगे। तो कैटायन के हिसाब से हमने सबसे पहले तो ये समझ लिया कि कैटायन में कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 3 तरह के कैटायंस हैं, इनर्ट गैस, सूडो इनर्ट गैस और नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायंस। अब इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस को अगर मैं फजान में इंट्रोड्यूस कराऊं, फजान में इसके इफेक्ट को समझूं, तो यहां पर इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस की अगर बात करें तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन s और p ब्लॉक के एलिमेंट शो कर रहे हैं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन d ब्लॉक के एलिमेंट शो कर रहे हैं, और नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले एलिमेंट शो कर रहे हैं। और इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लोगों को याद हो तो 6th पीरियड में जाके लगता है, और 6th पीरियड में हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल आ जाता है, f ऑर्बिटल। तो एक्चुअल में अगर मैं लेफ्ट टू राइट देखूं तो मैं sp से d की तरफ मूव किया और d के बाद अब मैं f ऑर्बिटल की तरफ आ गया। तो इन तीनों बातों को अगर सम अप हम करें तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं,
लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या था, s और p ऑर्बिटल के कैटायंस थे हमारे पास। उसके बाद हम मूव करें d ऑर्बिटल के कैटायंस की तरफ, और इनर्ट पेयर इफेक्ट कब शो होगा, जब f ऑर्बिटल आ जाए। तो हम लेफ्ट टू राइट में एक्चुअल में इन तीनों कैटायंस की बात करें तो sp से d से f जा रहे हैं, और अगर sp से d फिर f की तरफ जाएं तो हम लोग जानते हैं इस ऑर्डर में स्क्रीनिंग जो होगा वो कम होगा। स्क्रीनिंग सबसे बेहतर होता है s ब्लॉक का, उसके बाद s ऑर्बिटल के बाद p ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग होता है, फिर d, और सबसे कम होता है f का। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे स्क्रीनिंग कम हो रहा है, और अगर स्क्रीनिंग कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप पीरियोडिक में जानते हैं किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कॉफिशिएंट। एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें स्क्रीनिंग कॉफिशिएंट से तो वही होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि स्क्रीनिंग घटी, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा, और अगर साइज घटेगा तो अपने आप क्या होगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो यहां पर मान लीजिए आपको 3 एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं और तीनों कैटायन के ऊपर चार्ज सेम है, लेकिन एक कैटायन आपको दे दिया जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है जिसके ऊपर एक डी ब्लॉक का कैटायन है, एक एस या पी ब्लॉक का कैटायन है। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किस कैटायन का होगा, सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर उस कैटायन का होगा जिसके ऊपर इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट तब लगेगा जब f ऑर्बिटल आ गया, और f ऑर्बिटल आने की वजह से Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ f ऑर्बिटल। Z इफेक्टिव बढ़ने का सीधा सा मतलब है पोलराइजिंग पावर, कैटायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने की पावर बढ़ चुकी है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा डी ब्लॉक का कैटायन, और सबसे कम होगा एस और पी ब्लॉक के कैटायन का पोलराइजिंग पावर, क्योंकि एस और पी ब्लॉक के कैटायन का स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा होगा, वहां पर पोलराइजिंग पावर सबसे कम रहने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखना, लेकिन ये कब लगाएंगे, जब चार्ज सेम आ जाए। पहले सबसे पहले चार्ज को ही देखना है। तो अब यहां पर हमने फैक्टर्स को समझ लिया अच्छे से, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करने वाला है कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। अब क्या करेंगे, अब एग्जांपल्स की मदद से कोवेलेंट कैरेक्टर को निकालेंगे। इस कोवेलेंट कैरेक्टर को एप्लीकेशन की हेडिंग के अंदर ही हम निकालेंगे। फजान्स रूल की एप्लीकेशन के अंदर ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर को निकालेंगे, उसके बाद उसके बेसिस पर ही थर्मल एनर्जी, सॉल्युबिलिटी और लैटिस एनर्जी के कांसेप्ट को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एप्लीकेशंस को। तो अब अगर यहां पर हम सबसे पहली एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर को ही निकालना सीखेंगे। इसी के ऊपर बाकी सारा लैटिस एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी तीनों फैक्टर इसी पर डिपेंडेंट है, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर को निकालेंगे। इसको निकालते वक्त बस कुछ बातों का ध्यान रखना कि पोलराइजिंग पावर एक कैटायन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के। उसके साथ साथ अगर एनायन की बात करें तो एनायन के लिए उसका पोलराइजेबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के। तो कोई भी चीज जो पोलराइजेबिलिटी या फिर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन को बढ़ा दे, वो दोनों चीजें क्या करेंगी, कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ा देंगी उस मॉलिक्यूल, उस कंपाउंड के अंदर। अब पोलराइजिंग पावर किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, पोलराइजिंग पावर हमने कहा था पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली, चार्ज ही हमारा डोमिनेंट फैक्टर होगा। सबसे पहले चार्ज को देखेंगे, और साइज के इनवर्सली होगा, साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली। दूसरी तरफ हमने पोलराइजेबिलिटी की बात की है। पोलराइजेबिलिटी हमने क्या कहा था, नेगेटिव चार्ज एनायन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और साइज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना एनायन का साइज भी बढ़ने वाला है। तो ये फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, और इन फैक्टर्स की मदद से ही हम क्या करेंगे, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालेंगे। ये ऑर्डर ही सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना, ये ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट होगा।
तो आइए अब क्या करते हैं, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर को निकालते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। ध्यान से एग्जांपल्स को करना है, पहले खुद से ट्राई करना वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। आगे चेक करेंगे आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है KI, KBr, KCl और KF का। अब ध्यान दे तो कैटायन सेम है, सिर्फ एनायन चेंज हो रहा है और एनायन की जो पोलराइजेबिलिटी है, एनायन के लिए जो फैक्टर था वो पोलराइजेबिलिटी का था और एनायन की पोलराइजेबिलिटी कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली है। और पोलराइजेबिलिटी कब बढ़ती है, जब नेगेटिव चार्ज बढ़े या फिर साइज बढ़े। अब नेगेटिव चार्ज को देखें तो हर एक एनायन पर नेगेटिव चार्ज -1 है, यानी कि चार्ज का फैक्टर भी सेम आ गया। सबसे पहले चार्ज को ही देखना था, चार्ज सेम आ गया। अब क्या करेंगे, साइज के फैक्टर के हिसाब से जाएंगे। साइज जिसका ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होने वाला है। अब साइज सबसे बड़ा किसका होता है, साइज हमें पता है I- का सबसे बड़ा, फिर Br-, फिर Cl- और सबसे छोटा साइज है F- का। क्योंकि F- सबसे छोटा है तो यहां पर डिस्टॉर्शन सबसे मुश्किल होगा, डिस्टॉर्शन सबसे कम होगा, तो यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर भी KF का सबसे कम रहने वाला है। याद रखना, मैं सारे एग्जांपल में कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालूंगा, इसके बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा ही क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर। तो अगर सवाल में आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ ले तो पहले कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकाल लेना, उसको उल्टा करोगे तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर निकल जाएगा। तो अब अगर मैं सेकंड सवाल की तरफ मूव करूं तो सेकंड सवाल में अब एनायन सेम है, कैटायन चेंज हो रहा है। कैटायन पे सबसे पहले चार्ज को अगर निकालूं तो सभी कैटायन के ऊपर चार्ज भी कितना है, +2। अगर चार्ज भी सेम है तो बस मुझे पता है कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस कैटायन का साइज सबसे छोटा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब सबसे छोटा कैटायन अगर देखें तो BeF2 में जो बेरिलियम का 2+ आयन है ये सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कैटायन है तो यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे अधिक होगा। फिर उसके बाद MgF2, फिर CaF2 और सबसे कम किस में होगा, SrF2 में। इसीलिए आप लोग कहते भी थे कि जब हम सेकेंड ग्रुप के अल्कलाइन अर्थ मेटल के फ्लोराइड सॉल्ट्स की बात करते हैं तो फ्लोराइड सॉल्ट्स में हम कहते भी हैं कि BeF2 क्या है, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है। प्रीडोमिनेंटली अगर इसकी बात करें तो ये कैसा है, कोवेलेंट नेचर का है। जबकि बाकी सॉल्ट्स की अगर बात करें तो बाकी सारे MgF2, CaF2, SrF2 बाकी सारे सॉल्ट कैसे हैं, प्रीडोमिनेंटली आयोनिक। क्यों है ऐसा, बिकॉज साइज डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है और साइज बढ़ेगा अगर कैटायन का तो अपने आप पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी, कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होता है, कम होता है। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल में सबसे पहले तो आपको चार्ज को देखना है। अगर चार्ज की बात करें तो नाइट्रोजन पे -1, ऑक्सीजन पे -2, फ्लोरीन पे -1। तो चार्ज सबसे डोमिनेंट फैक्टर है तो चार्ज के हिसाब से ही जाएंगे। नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर जितना ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, तो यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर NH3 में सबसे ज्यादा, फिर H2O और फिर होगा HF के केस में। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर देखें तो अब इस एग्जांपल में भी कैटायन सेम है, एनायन डिफरेंट है। यहां पर ऑक्सीजन है जिसके ऊपर -2 चार्ज है, नाइट्रोजन -3 चार्ज के साथ, फ्लोरीन -1 चार्ज के साथ और क्लोरीन -1। तो सबसे पहले तो चार्ज के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा Na3N का, उसके बाद होगा Na2O का, चार्ज के हिसाब से जाएंगे। अब NaF और NaCl में चार्ज सेम है। अगर चार्ज सेम है तो पोलराइजेबिलिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह बात हमने देखी थी कि पोलराइजेबिलिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका साइज ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो NaCl में Cl की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी NaCl का ज्यादा होगा, NaF का कम होगा।
सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल में अब मेरे पास एनायन सेम है लेकिन कैटायन डिफरेंट है। सबसे पहले Ag प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है, Rb प्लस है और Cs प्लस है। तो यहां पर अगर देखें तो एक तो मेरे पास D ब्लॉक का कैटायन है, बाकी मेरे पास ग्रुप 1 के कैटायन है। तो मैं जानता हूं जब मैंने कैटायन का क्लासिफिकेशन किया था कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तब मैंने बताया था कि डी ब्लॉक के कैटायन का पोलराइजिंग पावर सबसे अधिक होता है। एस और पी के कंपैरिजन में डी ब्लॉक के कैटायन का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, तो AgCl सबसे आगे। उसके बाद ये ग्रुप 1 के कैटायन है और ग्रुप 1 में सबसे छोटा कैटायन कौन सा है? इन केस में देखें तो NaCl सबसे छोटा। जितना छोटा कैटायन उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा होगा, फिर KCl, फिर RbCl और फिर किसका आएगा? CsCl। तो पूरा ऑर्डर क्या हो गया? AgCl, फिर NaCl, फिर KCl, फिर RbCl, फिर CsCl, डाउन द ग्रुप आए। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल में अब मैंने तीनों सॉल्ट जो लिए वो डी ब्लॉक के कैटायन के लिए, Hg2+, Cd2+ और Zn2+। अगर तीनों डी ब्लॉक के आ जाए तो किस तरह से करेंगे? अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो मैंने तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लिए हैं, Zn, इसके नीचे वाला Cd और इसके नीचे वाला Hg, ये तीन एलिमेंट्स लिए हैं। अब डी ब्लॉक की अगर बात करें तो डी ब्लॉक में आप लोगों को पता होगा जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। जब आप 3D से 4D की तरफ जाते हो तो साइज हल्का सा बढ़ता है, लेकिन 4D से 5D जाते हो तो साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, या फिर यूं ही कहो कि साइज थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगर मैं 3D, 4D और 5D की बात करूं तो यहां पर साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, साइज कांस्टेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डाउन द ग्रुप बढ़ रहे होंगे, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो डाउन द ग्रुप Z इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है, और Z इफेक्टिव बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि डाउन द ग्रुप पोलराइजिंग पावर क्या होगी? बढ़ेगी। तो डी ब्लॉक में याद रखना S और P में तो डाउन द ग्रुप आते हुए पोलराइजिंग पावर कम हो रहा था, लेकिन अगर डी का सवाल आ जाए, डी ब्लॉक का सवाल आ जाए तो डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाते हुए पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर Hg का है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर HgCl2 का, फिर CdCl2 का और फिर किसका होगा? ZnCl2 का। अब एक लास्ट एग्जांपल मैं और करके दिखा देता हूं, इसके बाद एक जो एग्जांपल है वो आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एग्जांपल को सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। 7th की अगर मैं बात करूं तो 7th में ये लास्ट एग्जांपल जो है, एक तो तुमने डी ब्लॉक का कैटायन लिया, एक Pb2+ लिया है, Hg2+, Pb2+ और एक Ca2+। तो एक S ब्लॉक का है, एक D ब्लॉक का है और एक इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला है। याद हो तो Tl, Pb और Bi इन तीनों पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। जब भी इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला आ जाए कैटायन, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले कैटायन का कोवेलेंट कैरेक्टर अपने आप सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्यों सबसे ज्यादा? चार्ज तो सेम है, सेम चार्ज में इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले एटम का सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, फिर डी ब्लॉक वाला और फिर आएगा S और P ब्लॉक वाला, तो PbCl2, HgCl2 और सबसे लास्ट में CaCl2। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिट करेगा। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम किया आज हमने, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर का कंपैरिजन देख लिया। इसके बेसिस पे ही नेक्स्ट वीडियो में थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस का आपको पता लगेगा, लेटिस एनर्जी की मदद से मेल्टिंग पॉइंट के काफी सारे सब्सटेंस के ऑर्डर का आपको पता लगेगा, और इसी की मदद से आगे जाकर हम सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर को भी निकालने वाले हैं। तो पहले इस वीडियो को बार बार देखना जब तक चीजें क्लियर ना हो, उसके बाद ही आपको आगे आने वाले वीडियोस समझ में आएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं ये वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। S ब्लॉक के जितने भी सवाल होते हैं उसमें से 70% सवाल इन्हीं ट्रेंड्स के ऊपर पूछे जाते हैं।
तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।